हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर तैयार है? तो रोज सुबह 8 बजे आप सभी के लिए होमगार्ड के लिए ये जो स्पेशल जीके टॉपिक है आपके कुछ, जो कि आपके पेपर में इतने इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते। यही वो टॉपिक है जिन्हें बाकी साथी नहीं पढ़कर जाएंगे। बाकी केवल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन क्वेश्चन करके, अगर तुम इन टॉपिक्स पर एक, कहते हैं ना, थ्योरी की पकड़ बना लेते हो, तो इस बार तुम ये टारगेट कर सकते हो कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखो, ऐसा नहीं होता कि पेपर में हम सबसे पीछे रहेंगे तो हमारा नंबर आएगा। नहीं, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। यदि आपको एग्जाम निकालना है नहीं निकालना, पहले तो ये तय कर लो कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तैयारी दिखावे की नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। निकला तो ठीक, ना निकला तो भी कोई बात नहीं। अगर तुम अपना समय दे रहे हो, जो कि सबसे अमूल्य है, इसका कोई मतलब, सबसे अनमोल जो चीज आप अपनी दे रहे हो तैयारी के लिए, वो है आपका टाइम। उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है वो चीज, वो कभी वापस नहीं आएगी। तो आप थोड़ा मन से और थोड़ी, कहते हैं ना, पागलपन से, जुनून से मेहनत कर लीजिए। आपका एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम हमेशा सबसे आगे रहने से निकलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, एक बार फिर से आप सभी के साथ मैं ये कुछ स्पेशल जीके के टॉपिक लेकर आप सभी के साथ हूं। अब सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। आपको इस साथी बहुत ज्यादा इसका क्या बोलते हैं, फायदा मिलेगा। ये जितने भी टॉपिक है, आज मैं आपको सोच रहा हूँ थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को उत्तर प्रदेश में राजस्व के बारे में बता दूंगा, थोड़ा वाणिज्य व्यापार के बारे में बता दूंगा। तो ये सब चीजें मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता के चलूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले आ जाता है कि भाई सोशल मीडिया क्या है। जैसे हम लोग शब्द हमेशा पढ़ते रहते हैं कि सोशल मीडिया, या जो सामाजिक माध्यम जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, ये है क्या। तो जैसे आप अपने क्लास में, जब आपने स्कूलिंग की होगी, या आपने एक प्रकार से बोलते हैं अपनी कोई कॉलेज किया होगा, तो आपकी जो क्लास होती थी, आपके जो दोस्त होते थे, आप भौतिक रूप से सब एक दूसरे के आसपास, और आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो जब आप किसी के सामने होते हैं, किसी के सामने खड़े होकर ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, तो वहां विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है? भौतिक स्वरूप में विचारों का आदान प्रदान होता है। वहीं दूसरी तरफ यही काम आप कैसे करें? यही काम आप अपने घर पर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से अपने दोस्त, अपने मित्रों से बात करें कि आपने क्या किया। इंटरनेट पर आप भी हैं, इंटरनेट के माध्यम से, और आपने क्या किया है, किसी वेबसाइट पर, किसी वेबसाइट, किसी पोर्टल, या किसी एप्लीकेशन पर आपने अपनी आईडी बना रखी है। आपने क्या बना रखी है? आईडी, या आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी है। क्या बना रखी है? प्रोफाइल। ऐसे आपके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स की प्रोफाइल है, आपके बहुत सारे मित्र हैं जिनकी इस पर प्रोफाइल बनी हुई है, आपके बहुत सारे मित्र हैं जिनकी इस पर क्या है, प्रोफाइल बनी हुई है। अब आपके और उन मित्रों में बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपकी पसंद नापसंद आपस में मिलती जुलती हैं। मान लो आप सबके सब प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सबके सब तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। तो आपने क्या किया, इंटरनेट के माध्यम से आप सब लोग इस वेबसाइट से जुड़े, अपनी अपनी प्रोफाइल के माध्यम से, और अपनी पसंद नापसंद आदि के आधार पर आपने अपने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया। विचारों का आदान प्रदान, या ये कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ, आपने यहां पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। और ये किसके माध्यम से करना शुरू किया? ये आपने इंटरनेट के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया है। किसके माध्यम से कहोगे सर? इंटरनेट के माध्यम से। जो आज की नई नई टेक्नोलॉजी है, इनके माध्यम से आप वर्चुअल रूप से एक दूसरे के सामने ना होते हुए भी, एक दूसरे के सामने ना होते हुए भी, आप सभी लोग वर्चुअल रूप से, आभासी रूप से एक दूसरे से जुड़ गए। आपका एक फ्रेंड सर्कल बन गया,
आपका एक ग्रुप बन गया, आप अपनी पसंद लाइक डिसलाइक के ऊपर आप यहाँ पर अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और ये सब किस रूप में हो रहा है? ये सब वर्चुअल रूप में हो रहा है। वर्चुअल मतलब आभासी रूप में। अब इसके भी दो तरीके, आप विचारों का आदान प्रदान हो सकता है टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से करें। किसके माध्यम से? टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। हो सकता है आप फोटो शेयर करके अपने विचारों का आदान प्रदान करें, कोई इमेज शेयर करके। हो सकता है कि भाई आप यही काम वीडियो शेयर करके अपने विचारों का आदान प्रदान करें। तो कई प्रकार से आप आभासी रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान जब करते हैं, तो ये जो आभासी माध्यम है, ये जो आभासी दुनिया है, वर्चुअल एक जो आपका कनेक्शन बना, इसी को सोशल मीडिया एक आम भाषा में कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आम भाषा में सोशल मीडिया कहा जाता है। ये चीज आपकी समझ में आ रही है? चलिए भैया, इसी को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया कहा जाता है। भारत में सोशल मीडिया को रेगुलेशन करने का काम, या भारत में सोशल मीडिया से संबंधित नियम आदि बनाने का जो काम है, नियम आदि बनाने का, ये काम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है, जिसको MEITY मंत्रालय भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि भारत में ये जो सोशल मीडिया कंपनी होती है, इनको कौन सा मंत्रालय कंट्रोल करता है, या इसके लिए नियम इत्यादि बनाने का काम ये कौन सा मंत्रालय करता है? तो याद रखिएगा, एक मंत्रालय जिसका नाम है MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव इसके मंत्री है। अश्विनी वैष्णव क्या हो जाते हैं? इसके मंत्री हो जाते हैं। सोशल मीडिया का पहले क्या था? ज्यादातर इस्तेमाल आपस में बातचीत करने के लिए, ऑनलाइन बातचीत भी कह सकते हैं, वर्चुअल बातचीत भी, इसे ऑनलाइन बातचीत भी कह सकते हैं, इसके लिए प्रमुख तौर पर किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो सोशल मीडिया है, ये जो कंपनी होती है सामान बनाने वाली, इनकी मार्केटिंग करने का भी एक जरिया बन गया है। मार्केटिंग करने का जरिया बन गया है, एक मास मीडिया कह सकते हैं। किसी संदेश को, किसी मैसेज को, किसी सूचना को कम समय में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाने तक का भी एक बेहतरीन माध्यम बन गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बात, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम समय में बहुत अधिक जनता तक पहुंचाने के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जो सबसे हॉट और जो सबसे तेजी से उभरता हुआ फील्ड है, वो कौन सा है? सोशल मीडिया का फील्ड है। कौन सा फील्ड है? सोशल मीडिया। तब यहां पर भैया कुछ बात कर लेते हैं कि भारत में प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है। जब हम इसको एप्लीकेशन पर पढ़ेंगे तो हम लोग सोशल मीडिया के फायदे, सोशल मीडिया के नुकसान, सोशल मीडिया के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, इन सबको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में 110% पूछेगा। एक बार कमेंट लिख के बताइए कितने क्वेश्चन पूछेगा। इस क्लास के लिंक को 1 सेकंड का समय निकालकर सबके सब अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। इससे मिलता क्या है? इससे कोई मैं लखपति करोड़पति नहीं होता कि तुम शेयर करते हो, बस ये है कि तुम्हारा थोड़ा सा हौसला मिलता है। हौसला समझते हो? जोर लगा के हाई सा, ये वाली फीलिंग मिलती है। समझिए मेरी बात। अभी मैंने आपको मानवाधिकार वाला टॉपिक बताया था कि भाई मानवाधिकार को आपको कैसे पढ़ना है। फिर मैंने आपको आंतरिक सुरक्षा वाला टॉपिक बताया था। अब मैं आपको कौन सा टॉपिक बता रहा हूं? अब मैंने आपको सोशल मीडिया, वाणिज्य, व्यापार, कृषि से संबंधित ये जो विशेष टॉपिक है, ये कोई ऐसे तुर्रम खान नहीं है कि तुम्हें नहीं आएंगे। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अंदर ये समझ लेना है कि भाई मुझे ये एग्जाम सबसे अच्छे नंबरों से निकालना है। तो एक बार टारगेट लिख दो कि इस बार यूपी होमगार्ड के इस केवल जीके के पेपर में तुम्हारा टारगेट कितना है। सबके सब उत्तर दीजिए और आपस में यहां पर बात मत कीजिए। मतलब मेरी तो कभी समझ में नहीं आता आप कितने ऐसे जो बिल्कुल सीरियसली इस क्लास को ले रहे हैं, एकदम बिल्कुल सीरियसली। यहां सर में बिल्कुल सीरियस, मतलब मुझे क्लास हर हाल में चाहिए। ईमानदारी से बताइए।
और जो टारगेट तुम्हें दिया था 85-90 से एक नंबर नीचे, सोचना भी मत कि तुम्हारा जिले में कुछ है, क्योंकि इस समय एसआई की तैयारी करने वाला, टीचिंग की तैयारी करने वाला, कांस्टेबल की तैयारी करने वाला, ये केवल होमगार्ड की तैयारी करने वाला पेपर दे रहा होता तो कोई टेंशन नहीं थी, 60-70 पे भी हो जाता। पर तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर कौन है, और ये बात तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है। और अच्छे से सुन लीजिए, ये साथी हम लोग जो हमारी अंतिम प्रयास बैच की क्लासेस हैं, अब सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जो अंतिम प्रयास बैच की क्लासेस हैं वो अच्छे से याद रखिएगा। कब से शुरू हो रही है? जो अंतिम प्रयास बैच की क्लासेस हैं वो परसों रविवार से शुरू हो रही है। अब तो केवल 2 ही दिन बचे, दो क्या, आज और कल। आज शनिवार और कल साथी रविवार, आज शनिवार और कल रविवार, ये केवल 2 दिन बचे, अच्छे से याद रखिएगा, शनिवार प्लस रविवार। तो जो भी साथी अभी अंतिम प्रयास बैच से नहीं जुड़े हैं, कोशिश करके सबके सब जुड़ जाइएगा, ये सब उसी का कंटेंट है। ये और क्रम से और बेहतरीन ढंग से और ज्यादा आपको फ्लो चार्ट इत्यादि में, जिससे कि याद करने में आसानी हो। तो चलिए, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा आज भी जिसके यूजर हैं, उस सोशल नेटवर्किंग कंपनी की बात करते हैं, सोशल मीडिया कंपनी की बात करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका है? कहोगे सर फेसबुक का। यदि दुनिया की सर्वाधिक यूजर वाली कंपनी देखोगे कि वो सोशल मीडिया कंपनी बताइए जिसके अभी भी सर्वाधिक यूजर हैं, तो रे पूरे विश्व में फेसबुक का पहला स्थान है। पूरे विश्व में फेसबुक का स्थान पहला है। सोशल मीडिया कंपनी के यूजर बेस में पूरी दुनिया में पहला स्थान किसका है? सभी के सभी बताइए। सोशल मीडिया के यूजर बेस के आधार पर दुनिया में सबसे ज्यादा किसके यूजर हैं? दुनिया में किस कंपनी के सबसे ज्यादा यूजर हैं बताइए। तो याद रखिएगा, फेसबुक के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर हैं। फेसबुक के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर हैं। सोशल नेटवर्किंग कंपनी की बात कर लेते हैं, फेसबुक। फेसबुक की स्थापना ये 2004 में हुई है। फेसबुक की स्थापना कब हुई है? साल 2004 में। तो स्थापना का वर्ष पूछता है। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है इसके वर्तमान सीईओ? मार्क जुकरबर्ग करके हैं, वो इसके वर्तमान सीईओ है। मार्क जुकरबर्ग, याद रखिएगा, ये फेसबुक के वर्तमान सीईओ है। मार्क जुकरबर्ग क्या है? ये फेसबुक के वर्तमान सीईओ है। इसके फाउंडर या इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो ये अंग्रेजी के नाम है, क्योंकि नाम अंग्रेजियों के अगर आप हिंदी में लिखोगे, अंग्रेजी में लिखोगे, एक ही बात है। तो मार्क जुकरबर्ग था, डस्टिन मॉस्कविट्ज, क्रिस ह्यूज, एंड्रयू मैककुलम और एडार्डे सवेरिन। ये 5 व्यक्ति थे जिन्होंने फेसबुक की स्थापना की थी। फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम हो जाता है मेटा। तो मेटा क्या है? इनकी सबकी पेरेंट कंपनी है। उसके अंदर फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? ये सारे के सारे मेटा के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर? मेटा के अंदर। तो अच्छे से याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग। जब आपको नाम याद करने होते हैं तो उस नाम को 4 से 5 बार दोहराया करो, वो नाम याद हो जाएगा। जैसे बोलो मार्क जुकरबर्ग, मेरे साथ बोल के चलो। जैसे कि साथी मार्क जुकरबर्ग, डस्टिन मॉस्कविट्ज, डस्टिन मॉस्कविट्ज, क्रिस ह्यूज, एंड्रयू मैककुलम, एंड्रयू मैककुलम और एडार्डे सवेरिन। तो पूछेगा इनमें से कौन फेसबुक का संस्थापक है या इनमें से कौन फेसबुक का संस्थापक नहीं है? हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में, जबकि सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? कहोगे सर मेटा। और सर्वाधिक यूजर में फेसबुक का पहला स्थान है। सर्वाधिक यूजर में फेसबुक का पहला स्थान है। मार्क जुकरबर्ग, डस्टिन मॉस्कविट्ज, क्रिस ह्यूज, एंड्रयू मैककुलम, एडवार्डे सवेरिन। मार्क जुकरबर्ग, डस्टिन मॉस्कविट्ज, क्रिस ह्यूज, एंड्रयू मैककुलम, एडवार्डे सवेरिन।
इन 5 लोगों ने मिलकर साल 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी। सेकंड आ जाती है यूट्यूब। यूट्यूब किसकी कंपनी है? यूट्यूब गूगल की कंपनी है। गूगल जिसको अल्फाबेट भी कहते हैं। गूगल की कंपनी का नाम क्या है? पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। जो अल्फाबेट है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। अल्फाबेट याद रखिएगा, गूगल की पेरेंट कंपनी हो जाती है अल्फाबेट। तो यूट्यूब, यूट्यूब की स्थापना साल 2005 में की गई। यूट्यूब कैसा प्लेटफॉर्म है? यूट्यूब वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो यूट्यूब की बात करें, इसके जो फाउंडर थे 3 व्यक्ति थे। एक का नाम था स्टीव चैन, एक का नाम था चैड हर्ले और तीसरा था जावेद करीम। स्टीव चैन, चैड हर्ले, जावेद करीम। कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो सीईओ हैं ये नील मोहन नाम से यूट्यूब के सीईओ हैं। नील मोहन कौन है भैया? कहोगे सर यूट्यूब के सीईओ। तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसके अंडर कंपनी है यूट्यूब। यूट्यूब की स्थापना कब हुई? 2005 में। इसके संस्थापक कौन है? स्टीवन चैन, चैड हर्ले, चैड हर्ले और जावेद करीम। चैड हर्ले और जावेद करीम। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में, जहां पर फेसबुक का हेडक्वार्टर भी है, वहीं पर गूगल का है। तो याद रखेगा यूट्यूब एक सोशल मीडिया कंपनी है जो प्रमुख रूप से वीडियो शेयरिंग, आप ये कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। स्टीव चैन, चैड हर्ले और जावेद करीम। स्टीव चैन, चैड हर्ले और जावेद करीम। स्टीव चैन, चैड हर्ले और जावेद करीम। जबकि इसके सीईओ कौन हो जाते हैं? अच्छे से याद रखेगा, नील मोहन इसके सीईओ हो जाते हैं। तो यूट्यूब के सीईओ कौन है वर्तमान में? हो गए सर, वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है। वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो आप कहोगे सर यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है। जबकि इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 फरवरी 2005 को। इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 फरवरी 2005 को। नील मोहन भारतीय हैं। नील मोहन क्या है? भारतीय। अच्छे से याद रखेगा, इसके जो सीईओ है नील मोहन, ये भारतीय है। तीसरी कंपनी आ जाती है इंस्टाग्राम। तीसरी कंपनी क्या जाती है? इंस्टाग्राम। देखिए, इंस्टाग्राम का जो पुराना नाम हुआ करता था वो बर्बन हुआ करता था। इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था? बर्बन। ये सब पूछेगा भाई, इसके एक प्रकार से पूछ लेगा फाउंडर कौन है, ये पूछ लेगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी स्थापना की कब की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम प्रमुख रूप से ये भी साथ ही वीडियो और फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। वीडियो और फोटो शेयरिंग। इंस्टाग्राम कैसी सोशल मीडिया है? सबके सब इंस्टाग्राम आप सभी लोग चलाते हो। तो यदि आपसे पूछेगा कि भाई जो इंस्टाग्राम है ये किस प्रकार की सोशल मीडिया कंपनी है, तब क्या उत्तर दोगे? कि इंस्टाग्राम एक शॉर्ट वीडियो जो होती है, वीडियो शेयरिंग का मतलब है शॉर्ट वीडियो और फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। शॉर्ट वीडियो और फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया कंपनी है। ये कैसी सोशल मीडिया है? कहोगे सर ये शॉर्ट वीडियो और फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में बर्बन के नाम से। 2010 में इसकी स्थापना किस नाम से की गई थी? 2010 में, अच्छे से याद रखेगा, इसकी स्थापना बर्बन के नाम से। 2010 में इसकी स्थापना किस नाम से की गई थी? बर्बन के नाम से। मतलब इसको जो लॉन्च किया गया था वो बर्बन के नाम से किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंस्टाग्राम। स्थापना 2010 में। केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर। तो इसके फाउंडर कौन थे? केविन सिस्ट्रोम, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर। माइक क्राइगर, ये दोनों इसके फाउंडर थे। अच्छे से याद रखिएगा, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर। केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर ये इंस्टाग्राम के फाउंडर थे। केविन सिस्ट्रोम, माइक क्राइगर। कब स्थापना की गई? 2010 में। ये कैसी सोशल मीडिया कंपनी है? शॉर्ट वीडियो और फोटो शेयरिंग। इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया है। इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया है।
इसकी पेरेंट कंपनी 2012 में फेसबुक ने खरीद लिया था। तो ये भी याद रखेगा मेटा के अंतर्गत आती है। ये भी किसके अंतर्गत आती है? मेटा कंपनी के अंतर्गत। तो मेटा के अंदर यदि आप प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी देखोगे तो थ्रेड भी इसी की है। इंस्टाग्राम ने साथ ही कुछ समय पहले थ्रेड भी लॉन्च किए थे 2023 में। थ्रेड नाम की ट्विटर जैसी, जिसमें आप मैसेज के माध्यम से अपनी बात कह सकते थे, एक शॉर्ट मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। तो थ्रेड, इसके अलावा इंस्टाग्राम भी ये मेटा की कंपनी है। व्हाट्सएप भी मेटा की कंपनी है। व्हाट्सएप किसकी कंपनी है? मेटा की। और फेसबुक भी किसकी कंपनी है? मेटा की कंपनी है। तो वर्तमान में मेटा के अंदर टोटल कितनी कंपनी आती है? मेटा के अंदर टोटल 4 कंपनी आती है, थ्रेड, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। थ्रेड, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। तो 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च हुई। बर्बन इसका पुराना नाम था। केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर। केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर। केविन सिस्ट्रोम और माइक। तो यहां से माइक क्राइगर याद रखना और के से याद रखना केविन सिस्ट्रोम। तो इंस्टाग्राम पर माइक से गाने गाते हो और वीडियो डालते हो, रील डालते हो, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जो रील्स का फीचर है, जो रील्स का फीचर है वो फीचर इंस्टाग्राम का है। रील्स किसका फीचर है? ये इंस्टाग्राम का है। जबकि शॉर्ट्स किसका फीचर है? शॉर्ट्स किसका फीचर है? तो याद रखिएगा शॉर्ट्स ये यूट्यूब का फीचर है। शॉर्ट्स किसका फीचर है? यूट्यूब का। और रील्स किसका है? इंस्टाग्राम का। रील्स किसका है? इंस्टाग्राम का। अब यहां पर मैं कुछ फाउंडर्स के नाम लिख रहा हूं, आपको बताना है इन्होंने कौन सी कंपनी की स्थापना की है। मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, एडाडे सवेरिन, एडाडे सवेरिन करके जो नाम था, एंड्रयू मैकुलम, एंड्रयू मैकुलम, डस्टिन मॉस्कविट्ज, डस्टिन मॉस्कविट्ज, डस्टिन मॉस्कविट्ज और क्रिस ह्यूज, क्रिस ह्यूज। तो अब इसको मैं आपको बताना है इन्होंने किस कंपनी की स्थापना की थी, कब। फिर आपको बताना है जावेद करीम, जावेद करीम, स्टीव चैन, जावेद करीम, स्टीव चैन, चैड हर्ले, इन्होंने किस कंपनी की स्थापना की थी और किस वर्ष इन्होंने किस कंपनी की स्थापना की थी। आपको बताना है माइक क्राइगर, जितना लिखोगे उतना याद होगा और 3 क्वेश्चन तो कम से कम है। माइक क्राइगर और केविन सिस्ट्रोम, इन्होंने किस कंपनी की स्थापना की है? माइक क्राइगर और केविन सिस्ट्रोम, इन्होंने साथ ही किस सोशल मीडिया कंपनी की स्थापना की है? इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या हुआ करता था? इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या हुआ करता था? इंस्टाग्राम का पुराना नाम, इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था? इंस्टाग्राम का पुराना नाम, ये भी आपको बता के चलना है कि इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था। सबके सब उत्तर दीजिए और 1 सेकंड का समय निकालकर बच्चा सबके सब इस क्लास के लिंक को शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप पर 1 सेकंड का समय निकालकर। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना ने अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मार्क जुकरबर्ग, इन सबने मिलकर 14 फरवरी 2004 को, 14 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना की। फेसबुक की पेरेंट कंपनी ये मेटा इसकी पेरेंट कंपनी है। मेटा क्या इसकी पेरेंट कंपनी। हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया। टोटल यूजर के मामले में अगर सोशल मीडिया में अभी भी नंबर 1 कंपनी की बात करें जिसके पास सबसे ज्यादा यूजर हैं तो उसका नाम बताइए। वह सोशल मीडिया कंपनी जिसके पास आज भी सबसे ज्यादा यूजर है। जावेद करीम, स्टीव चैन, चैड हर्ले, इन तीनों ने 2005 में यूट्यूब की स्थापना की थी जिसे बाद में गूगल ने खरीद लिया था।
यूट्यूब की स्थापना। शॉर्ट्स किस सोशल मीडिया कंपनी का फीचर है? हो गया सर यूट्यूब का। माइक क्राइगर और केविन सिस्ट्रॉम, इन्होंने 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना की। किसकी? इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था? इंस्टाग्राम का पुराना नाम था बर्बन। इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था? ओगे सर बर्बन, ये इंस्टाग्राम का पुराना नाम था। माइक क्राइगर और केविन सिस्ट्रॉम। आगे आ जाती है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की स्थापना इंस्टाग्राम से पहले हो चुकी है। व्हाट्सएप की स्थापना इंस्टाग्राम से पहले हो चुकी है, साल 2009 में। दो व्यक्ति थे, ब्रायन एक्टन और जेन कूम। ब्रायन एक्टन और जेन कूम, तो लिख लीजिएगा ब्रायन एक्टन और जेन कूम के द्वारा। ब्रायन एक्टन और जेन कूम करके व्यक्ति थे, इनके द्वारा व्हाट्सएप की स्थापना हुई है। व्हाट्सएप एक ऐसी सोशल मीडिया कंपनी है जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन देती है। कैसा इंक्रिप्शन? एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मतलब जो मैसेज आप, व्हाट्सएप कहती है कि जो मैसेज आप यहां से भेज रहे हैं उस मैसेज को कोई नहीं पढ़ सकता। वो मैसेज केवल वही, मतलब बीच में अगर कोई उस मैसेज को हैक कर लेता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन देती है। आपसे पूछेगा कि भाई एंड टू एंड इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन करने वाली इनमें से कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है? तो आप क्या उत्तर दोगे? कमेंट में लिखकर बताइए। स्थापना कब हुई है? 2009 में। ब्रायन एक्टन और जेन कूम, बोलो। ब्रायन एक्टन जेन कूम, ब्रायन एक्टन जेन कूम, ब्रायन एक्टन जेन कूम, इन्होंने व्हाट्सएप की स्थापना की है। तो ब्रायन से ब्रो, व्हाट्सएप ब्रो, ऐसे याद कर लेना। फरवरी 2014 में इसे भी फेसबुक ने खरीद लिया था। तो वर्तमान में जो व्हाट्सएप है वो किसकी कंपनी है? वो फेसबुक की जो मेटा है उसके अंडर आती है। जो फेसबुक की मेटा है उसके अंदर याद रखिएगा व्हाट्सएप आती है। जो फेसबुक की मेटा है उसके अंदर व्हाट्सएप वर्तमान में आती है। जो फेसबुक की मेटा है उसके अंदर वर्तमान में याद रखिएगा व्हाट्सएप आती है। उसके अंदर वर्तमान में व्हाट्सएप आती है। क्लियर हुआ? ब्रायन एक्टन जेन कूम, ब्रायन एक्टन और याद रखिएगा भैया जेन कूम, इनके द्वारा। ब्रायन एक्टन और जेन कूम। आगे याद रखिएगा वी चैट। वी चैट जो है वो चीन की व्हाट्सएप जैसी कंपनी है। चीन ने भी अपने यहां पर जितने भी सोशल मीडिया कंपनी है उन सब की कॉपी बना ली। जो वी चैट है वो चीन की व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप जैसी वी चैट। इसकी स्थापना 2011 में। इसका फाउंडर कौन था? एलन झांग। इसका फाउंडर कौन था? एलन झांग, याद रखिएगा ये वी चैट का फाउंडर था। यदि आपसे पूछे कि वी चैट का संस्थापक कौन था तो आपका उत्तर क्या आएगा? वी चैट का संस्थापक कौन था? बेटा होमगार्ड के फॉर्म में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है तो उससे जब उसमें ठीक मॉडिफिकेशन करने के लिए आएगा लास्ट में 3-4 दिन 17 दिसंबर के बाद में, तब उससे कर लेना। अभी यहां पर ध्यान दीजिए। वी चैट चीन की व्हाट्सएप जैसी है। 2011 में स्थापना। फाउंडर कौन था? एलन झांग। फाउंडर कौन था? एलन झांग। फिर आ जाता है टिकटॉक। अभी सोचिए ये सब हम लोग सोशल मीडिया में पढ़ाते और 1 नवंबर को, 1 और 2 नवंबर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर लिया गया था। किसका? कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर। और उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पढ़ा हुआ जो थ्योरी उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। टिकटॉक का संस्थापक पूछा था। किसका संस्थापक? टिकटॉक। तो टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? बाइट डांस। ये भी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक कैसा है? शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। टिकटॉक याद रखिएगा शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। स्थापना कब हुई? 2016। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी क्या है? तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम है बाइट डांस। कौन सा? बाइट डांस। जबकि इसके फाउंडर क्या हैं? डेंग यिमिंग करके, याद रखिएगा डेंग यिमिंग करके ये टिकटॉक का फाउंडर है। डेंग यिमिंग से याद रखिएगा टिकटॉक का फाउंडर कौन है?
जेंग यिमिंग। टिकटॉक का फाउंडर कौन है? जेंग यिमिंग। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी क्या है? बाइट डांस। ये टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। बाइट डांस क्या है भैया? कहोगे सर टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। फिर आ जाता है पिंटरेस्ट। ये भी आपसे पूछा गया है। पिंटरेस्ट की स्थापना भी 2009 में की गई। ये एक प्रकार से केवल और केवल इमेज या फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया है। इमेज या फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया है। पिंटरेस्ट कैसी है? इमेज या फोटो शेयरिंग। इसके फाउंडर थे बेन सिल्वरमैन, पॉल स्कायरा और इवान शार्प। बेन सिल्वरमैन तो बहुत पूछा जाता है कि पिंटरेस्ट के संस्थापक कौन थे। बेन सिल्वरमैन, पॉल स्कायरा और इवान शार्प। बोलिए मेरे साथ, बेन सिल्वरमैन, पॉल स्कायरा, इवान शार्प। बेन सिल्वरमैन, पॉल स्कायरा, इवान शार्प। बेन सिल्वरमैन, पॉल स्कायरा, इवान शार्प। इन तीन व्यक्तियों ने मिलकर साल 2009 में पिंटरेस्ट की स्थापना की थी। बिल रेडी इसके सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? कैलिफोर्निया में। तो फोटो पर बैन लगा दो, ऐसे याद कर लेना, फोटो पर बैन लगा दो। पी से फोटो, पी से पिंटरेस्ट। 2009 में बेन सिल्वरमैन, पॉल स्कायरा, इवान शार्प। फिर आ जाता है रेडिट। रेडिट आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। रेडिट जो सोशल मीडिया है वो एक प्रकार की साथी क्वेरी वाली। क्वेरी मतलब कि यहां पर डिस्कशन फोरम है। ये कैसा फोरम है? डिस्कशन फोरम। जैसे कोई क्वेश्चन है, आपके मन की कोई बात है, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो वहां पर आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अनोनिमस आईडी बनाकर, अनोनिमस आईडी का मतलब है अनाम अपनी प्रोफाइल बनाकर जिसकी आप पहचान गुप्त रखना चाहें, तो रेडिट पर आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। 2005 में इसकी स्थापना हुई। स्टीव हफमैन, आरोन स्वार्ट्स और एलेक्सिस ओहेनियन। फिर से सुन लीजिए, स्टीव हफमैन, आरोन स्वार्ट्स और अलेक्सिस ओहेनियन, ये इसके संस्थापक है। तो रेडिट ये भी अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी है। ये कैसी कंपनी है? ये एक प्रकार का डिस्कशन फोरम है। ऐसा फोरम है जहां पर डिस्कशन कर सकते हैं स्टीव हफमैन, आरोन स्वार्ट्स और एलेक्सिस ओहेनियन। स्टीव हफमैन, आप ऐसे याद कर लीजिए, रेडिट, SRRS, ये दोनों एक साथ ही आते हैं जो अल्फाबेट आते हैं। तो रेडिट स्टीव हफमैन, आरोन स्वार्ट्स, एलेक्सिस। रेडिट साल 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? होगे सर अमेरिका में। फिर आ जाता है ट्विटर, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? वर्तमान में नाम है एक्स। वर्तमान में नाम क्या है? एक्स। ये भी प्रमुख तौर पर एक साथी मैसेजिंग, जिसमें मैसेज के माध्यम से मैसेजिंग सोशल मीडिया है। ये कैसी सोशल मीडिया कंपनी है? प्रमुख तौर पर मैसेज के माध्यम से ट्विटर। पहले इसका नाम था ट्विटर, वर्तमान नाम क्या है? एक्स। इसके संस्थापक थे जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी इसका संस्थापक था। जैक डॉर्सी, नोहा ग्लास, फिज स्टोन, इवान विलियम्स। फिज स्टोन, इवान विलियम्स। 2022 में 44 अरब डॉलर में ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया था। ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में किसने खरीदा था? तो याद रखिएगा, ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में ये किसके द्वारा खरीदा गया था? 44 बिलियन डॉलर में, इसे अच्छे से याद रखिएगा, किसके द्वारा खरीदा गया था? इसे बिल्कुल सही, एलन मस्क के द्वारा। किसके द्वारा भैया? एलन मस्क के द्वारा। इसे किसके द्वारा खरीदा गया? तो कहोगे सर एलन मस्क के द्वारा। किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा। अभी वर्तमान में इसकी कोई सीईओ नहीं है, क्योंकि जो लिंडा यक्कारिनो थी वो उन्होंने सीईओ पद से त्यागपत्र दे दिया है। तो वर्तमान में इसका कोई सीईओ नहीं है। चेयरमैन है एलन मस्क। चेयरमैन है एलन मस्क। तो जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, फिज स्टोन और इवान विलियम्स ने, इन चारों ने मिलकर साल 2006 में ट्विटर की स्थापना की थी। चेयरमैन कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को 2022 में खरीद लिया था। तो इवान विलियम्स, फिज स्टोन, नोआ गिलास और याद रखिएगा जैक डॉर्सी,
नोआ ग्लास और जैक डॉर्सी। फिर आ जाता है लिंक्डइन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सोशल मीडिया कंपनियों से पूछता है वो लिंक्डइन से पूछता है, क्योंकि लिंक्डइन इन सब में पुरानी है 2003 से। लिंक्डइन की स्थापना कब हुई थी? साल 2003 में। रीड हॉफमैन और एरिक लाई इसके दो संस्थापक थे। एक का नाम था रीड हॉफमैन, एक का नाम क्या था? रीड हॉफमैन। और एक का नाम था एरिक लाई। एरिक लाई, इन दोनों ने मिलकर, याद रखेगा। जबकि इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? रयान रोसलांस्की इसके सीईओ है। इससे बाद में किसने खरीद लिया था? माइक्रोसॉफ्ट। तो लिंक्डइन किसकी कंपनी है? ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। ये प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करती है। किसको? जो पेशेवर लोग होते हैं, नौकरी पेशे से जुड़े हुए। तो नौकरी पेशा तलाशने के लिए भी, नौकरी पेशे से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये उनकी सोशल मीडिया है। नौकरी आदि तलाशने के लिए लिंक्डइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिंक्डइन कैसी है? ये प्रोफेशनल को कनेक्ट करती है, पेशेवर लोगों को कनेक्ट करती है। रीड हॉफमैन और एरिक लाई ये इसके संस्थापक है। रीड हॉफमैन और एरिक लाई ये क्या हो जाते हैं? कहोगे सर इसके संस्थापक है। ये इसके संस्थापक है। सीईओ कौन है? रयान रोसलांस्की, ये इसके सीईओ हो जाते हैं। रयान रोसलांस्की, अच्छे से याद रखिएगा, ये इसके सीईओ हो जाते हैं, रयान रोसलांस्की। फिर आ जाता है स्नैपचैट। स्नैपचैट भी याद रखिएगा। स्नैपचैट, स्नैपचैट इसने 2011 में स्नैपचैट की स्थापना की थी। इवान स्पीगल, बॉब मर्फी, रेगी ब्राउन। इवान स्पीगल, इनके नाम याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक की जो एक प्रकार से आप कह सकते हो थ्योरी है, वो जनरली मिलती नहीं है। अभी तो आपको ऐसा लगेगा अरे मैं इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहा हूं और फिर इसका क्या करूंगा। जब रिजल्ट आएगा, जब पेपर देने जाओगे, तो यही वो टॉपिक होंगे जो तुम्हें बाकियों से आगे निकालेंगे। ये बात आपकी समझ में आ रही है? विराट कह रहे बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आ रहा। बेटा विराट, अगर तुझे सरकारी नौकरी पानी है तो पहले थ्योरी पढ़ ले, नहीं तो तेरा ऐसा गड़बड़ हो जाएगी पेपर में, फिर मत कहना कि मुझे बताया नहीं था। ये सब अंतिम प्रयास बैच की क्लासेस है जो परसों सोमवार से ये कहां पर चलेंगे? कल इसका 30 तारीख को टाइम टेबल आ जाएगा और 1 दिसंबर से सोमवार से क्लास एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास में। इसको और थोड़ा सा क्रम से और थोड़ा सा इसको डिटेल, हर एक सोशल मीडिया के कुछ फीचर भी होते हैं, वो सब भी इसमें जोड़ते रहेंगे। तो जो थ्योरी है ना, हो सकता है लग सकता है कभी कभी, जब हम तुम्हारे समय पर थे हमें भी लगता था थ्योरी पढ़कर क्या होगा, थ्योरी से किसी का कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन से कुछ नहीं मिलेगा। और मेरी तो समझ में नहीं आती, जब तुम ये ठान लेते हो कि हमें ये एग्जाम हर हाल में निकालना है, तो फिर उसके लिए जो तरीका है उस तरीके को फॉलो क्यों नहीं करते? इवान स्पीगल, इवान स्पीगल, बॉबी मर्फी, बॉब मर्फी भी कह देते इसको, बॉब मर्फी, और रेगी ब्राउन, रेगी ब्राउन, इन तीनों ने मिलकर स्नैपचैट की स्थापना की थी। स्नैपचैट यही सबसे पहले स्टोरी वाला फीचर लेकर आए थे। फिर आ जाता है टेलीग्राम। टेलीग्राम के लिए भी बच्चे जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछा जाता है। 2013 में स्थापना, दो भाई थे पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव, दो भाई थे पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव। तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन थे? टेलीग्राम साल 2013 से दो भाई इसके संस्थापक थे, पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव। पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव ये दोनों दोनों रूस के हैं। तो 2003 में टेलीग्राम पावेल ड्यूरोव के द्वारा स्थापना की गई थी। फिर आ जाता है स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई इत्यादि जो है ये सॉन्ग आदि को सुनने का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। साल 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। डेनियल और मार्टिन लोरेंटजन, डेनियल और मार्टिन लोरेंटजन इसके संस्थापक थे। स्पॉटिफाई 2006, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लग्जमबर्ग में, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है। फिर आ जाती है टिंडर। टिंडर साथी एक प्रकार की जो ये क्या बोलते हैं इसको, अरे यार जो प्रेम प्रेमी प्रेमिका होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेटिंग, डेटिंग। तो याद रखिएगा ये डेटिंग से जुड़ा प्लेटफॉर्म है। टिंडर किसका है?
ये डेटिंग से जुड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अपने अपने इंटरेस्ट खोजते हैं कि कहीं कोई तुम्हारे लिए भी कोई प्रिंसेस या प्रिंसेस के लिए कोई प्रिंस, कहीं पर कोई राजकुमार राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, कोई बेरोजगार आएगा और खाना खर्चा उठाएगा। नहीं होगा ऐसा जब तक नौकरी नहीं लगेगी। तो साल 2012 में याद रखेगा, टेंडर की स्थापना तीन रीड और जस्टिन मैटिन ने की थी। तीन रेड, जस्टिन मैटिन और विटनी वॉल्व के द्वारा ये इसकी स्थापना हुई थी टेंडर की। कब? साल 2012 में। तीन रेड, जस्टिन मैटिन और विटनी वॉल्व। उसके बाद में अपनी भारतीय कुछ कंपनियों की बात करें तो चिंगारी साल 2008 में आई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। सुमित घोष, विश्वात्मा नायक, दीपक साल्वी, आदित्य कोठारी, इनके द्वारा। और कू कंपनी जो कि बंद हो गई, ये ट्विटर का विकल्प था कू। साल 2020 में अपारमे राधाकृष्णा और मयंक विदवाटका करके थे जिन्होंने साल 2020 में कू की स्थापना की थी। किसकी भैया? कू। ये सोशल मीडिया कंपनी है। इसमें सोशल मीडिया से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं जैसे वायरल, इन्फ्लुएंसर, हैशटैग। हैशटैग क्या होते हैं? जैसे कोई एक टॉपिक है तो टॉपिक को बांटने के लिए हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। टैग, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेंडिंग, ई बुक, ब्लॉग, एल्गोरिदम, मीम समझते हैं। जो साथी फनी पोस्टर इत्यादि होते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं? मीम कह देते हैं। एंगेज, रीच, ट्रैफिक, शेयर, पोस्ट, रील, सेल्फी, फिल्टर। फिल्टर तो सब जानते होगे तुम लोग, रीपोस्ट इत्यादि। ये सब याद रखेगा, सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ शब्दावली है। अब यहां पर आपको बता के चलना है, मैं कुछ सोशल मीडिया कंपनियों के नाम लिख रहा हूं। इनकी स्थापना कब हुई है, इनकी स्थापना कब हुई है और इनका संस्थापक कौन है। इनका संस्थापक ये आपको बता के चलना है। यूट्यूब, लिंक्डइन, यूट्यूब, लिंक्डइन, एक्स जिसका पुराना नाम ट्विटर था, एक्स जिसका पुराना नाम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, टिकटॉक, इसी प्रकार से वीचैट, स्नैपचैट, वीचैट, स्नैपचैट, वीचैट, स्नैपचैट, इनके सबके फाउंडर। और ये किस वर्ष इनकी स्थापना हुई है, एक एक भी बता दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद में फिर वाणिज्य व्यापार से आपको कुछ समझा दूंगा। एक एक भी बता दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो YouTube का याद रखिएगा, जावेद करीम, साल 2005 में स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? 2005 में। इसमें था स्टीव चैन, चैड हरले और जावेद करीम। जावेद करीम। लिंक्डइन की बात करें तो रीड हॉफमैन, रीड हॉफमैन, एरिक लाई, रीड हॉफमैन, एरिक लाई, 2003 में स्थापना हुई। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। ट्विटर 2006 में, यह था जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी। ट्विटर के संस्थापक कौन था? 2006 में जैक डॉर्सी। नोआ गिलास, नोआ गिलास, नोआ गिलास। तो ये सारे के सारे किसके संस्थापक थे? हो गए सर ट्विटर के। जैक डोर्सी, नोआ गिलास, फिज स्टोन, इवान विलियम्स। फिज स्टोन, इवान विलियम्स, फिज स्टोन और इवान विलियम्स करके। इसको याद रखिएगा, एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। एलन मस्क ने खरीद लिया था। और अब वर्तमान में ट्विटर का नाम क्या है? एक्स। जबकि टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर है। टेक्सास में क्या है? इसका हेडक्वार्टर। फेसबुक की बात करोगे 14 फरवरी साल 2004 में। किस किस के द्वारा? तो फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, एडाडे सवेरिन भी एक नाम था, एंड्रयू मैकुलम करके एक नाम था, डस्टिन मॉस्कविट्ज एक करके नाम था और क्रिस ह्यूज। तो इन 4-5 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम 2010 में, इंस्टाग्राम माइक लेकर तो वहीं से याद कर लेना, माइक क्राइगर, माइक क्राइगर और केविन सिस्ट्रोम,
माइक क्राइगर और केविन सिस्ट्रोम, माइक क्राइगर और केविन सिस्ट्रोम। ऐसा नहीं कि ये मुझे याद है तुम्हें याद नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे कैसे याद हुआ। कभी तुमने ये बात सोची है? क्योंकि मैं हर चीज को 10-10 20-20 बार लिखता हूं। तुमने भी लिखने की आदत डाल ली, याद होने लगेगा, फिर तो दिमाग में अपने आप छपने लगता है। व्हाट्सएप 2009 में, व्हाट्सएप पहले आया था, इंस्टाग्राम बाद में। समझी मेरी बात? व्हाट्सएप 2009 में ब्रायन एक्टन और जेन कूम के द्वारा, ब्रायन एक्टन और जेन कूम के द्वारा, ब्रायन एक्टन और जेन कूम। वीचैट ये 2011 में आई। और वीचैट किसकी है? ये व्हाट्सएप जैसी है, चीन की। वीचैट ये व्हाट्सएप जैसी है, चीन की। वीचैट व्हाट्सएप जैसी है, होगे सर किसकी? चीन की। तो वीचैट याद रखिएगा 2011 में एलन झांग करके इसका, एलन झैंग करके ये इसका फाउंडर था। टिकटॉक की बात करें 2016, झैंग यिमिंग करके नाम है। क्या नाम है? झैंग यिमिंग, ये इसका फाउंडर है, झैंग यिमिंग। जबकि स्नैपचैट की बात करेंगे तो स्नैपचैट 2011 में बनी। स्नैपचैट, इनमें साथ ही कब स्थापना की गई है? स्नैपचैट की स्थापना 2011 में इवान स्पीगल, इवान स्पीगल, बॉब मर्फी, बॉब मर्फी ये इसके संस्थापक थे। और रेगी ब्राउन, रेगी ब्राउन, इन 3 लोगों ने मिलकर स्नैपचैट की स्थापना की थी 2011 में। इवान स्पीगल, बॉब मर्फी और रेगी ब्राउन। अब ये जितनी सोशल मीडिया कंपनी है, इनकी एक खास बात और है कि इन सब के कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर समझते हो? इन सब के अंदर कुछ ना कुछ, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो सोशल मीडिया का कुछ कुछ समझ में आया आपको? प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी, उनके फाउंडर, ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। और ये पेपर में भर भर के पूछी जाएंगी, ये पेपर में भर भर के, ये पेपर में कैसी पूछी जाएंगी तो कहोगे सर भर भर के। सबके सब उत्तर दीजिए। अब आगे कुछ वाणिज्य व्यापार का आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि वाणिज्य व्यापार में क्या पढ़ना होता है। समझिए मेरी बात। वाणिज्य व्यापार में जैसे एक टॉपिक है ना, वाणिज्य व्यापार, सुना ये टॉपिक है या नहीं है? यस या नो करके बताइए। एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश में राजस्व। एक टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश में राजस्व। उत्तर प्रदेश में राजस्व। तो आपसे पूछेगा कि भाई जो उत्तर प्रदेश में राजस्व है, तो राजस्व का अर्थ होता है सरकार की कमाई। राजस्व का अर्थ क्या होता है? सरकार की कमाई, सरकार की इनकम। तो जो उत्तर प्रदेश का राजस्व है या उत्तर प्रदेश की सरकारी कमाई है, वो कहां कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो जीएसटी से आता है। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबके सब कमेंट में लिख के बताइए। उत्तर प्रदेश में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो अच्छे से याद रखेगा, उत्तर प्रदेश में राजस्व का जो प्रमुख स्रोत है, जो उत्तर प्रदेश की कमाई का प्रमुख स्रोत है, वो है राज्य जीएसटी। जो जीएसटी में राज्य वाला भाग होता है, सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को राज्य जीएसटी, केवल जीएसटी नहीं, राज्य जीएसटी। सेकंड किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, एक्साइज, जो शराब इत्यादि पर टैक्स लगता है, जिसे एक्साइज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एक्साइज कहते हैं। सेकंड पैसा वहां से आता है। तीसरा, जो सेल्स टैक्स या पेट्रोल डीजल पर वैट लगता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो पेट्रोल डीजल पर क्या लगता है? कहोगे सर पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकारें वैट लगाती हैं। तो उत्तर प्रदेश को तीसरा सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता है वो वैट से मिलता है। चौथा सबसे ज्यादा पैसा स्टाम्प ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि होता है, जो आप रियल एस्टेट में कोई बेनामे कराते हो, ट्राई नामे रजिस्टर कराते हो, तो उससे।
पांचवा आता है वाहन टैक्स से, जो व्हीकल टैक्स लगता है आरटीओ में। छठा आता है बिजली पर टैक्स और ड्यूटी से, और सातवां आता है भू राजस्व। तो आपसे टॉप 5 स्रोत पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में राजस्व के टॉप 5 स्रोत बताइए। उत्तर प्रदेश को जो पैसा आता है वो सबसे ज्यादा 5 वो स्रोत बताइए जिनसे आता है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा ये पैसा कहां से आता है? तो सबसे ज्यादा किससे आता है? राज्य जीएसटी। जितना लिखोगे उतना, तो जब जब याद कर लिया करो ना, आप एक काली रफ कॉपी भी लेकर बैठा करो। जैसे आपने 3 4 5 पॉइंट याद किए, तुरंत काली कॉपी में उसको एक बार लिख कर देख लिया। तो राज्य जीएसटी। दूसरा किससे आता है? जो राज्य का उत्पाद शुल्क होता है, एक्साइज, जो शराब इत्यादि पर लगता है। तीसरा किस पर आता है? पेट्रोल डीजल पर जो वैट लगता है। चौथा जाता है रजिस्ट्रेशन स्टाम्प इत्यादि से, जो बेनामी आदि होते हैं उनको जो रजिस्टर कराते हैं। और पांचवा जाता है वाहन टैक्स से। पांचवा किससे आता है? वाहन टैक्स से। तो राज्य जीएसटी, एक्साइज, वैट, स्टाम्प और वाहन टैक्स। राज्य जीएसटी, एक्साइज, वैट, स्टाम्प और वाहन टैक्स। ऐसे बिल्कुल एबीसीडी की तरह याद कर लो, एबीसीडी की याद कर लो। इसके फिर पूछता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज्यादा है? तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो गौतम बुद्ध नगर की है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10%, जो पूरे उत्तर प्रदेश की 10% अर्थव्यवस्था है वो किस पर है? वो गौतम बुद्ध नगर पर। दूसरे स्थान पर आ जाता है लखनऊ, तीसरे पर आगरा, चौथे पर प्रयागराज, पांचवें पर मेरठ। जबकि सबसे कम किसकी है? कहोगे सर श्रावस्ती की। सबसे कम किसकी है? श्रावस्ती की। अगर प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करें तो प्रति व्यक्ति आय में भी पहला स्थान किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। और प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश में अंतिम स्थान किसका है? कहोगे सर बलरामपुर का। तो सर्वाधिक योगदान देखोगे गौतम बुद्ध नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर साथ ही आ जाता है आपका प्रयागराज, और पांचवा स्थान किसका है? मेरठ का। अब आप कानपुर का नाम नहीं होते हुए चौंक रहे होगे, क्योंकि उद्योग की लंका लगी पड़ी है, उद्योग धंधों की। तो गौतम बुद्ध नगर 10%, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। सर्वाधिक जो अर्थव्यवस्था है पूरे राज्य में किसी जिले की, तो वो गौतम बुद्ध नगर की है। सबसे कम श्रावस्ती। जबकि प्रति व्यक्ति आय में पहला स्थान गौतम बुद्ध नगर का है और अंतिम स्थान किसका है? कहोगे सर अंतिम स्थान बलरामपुर का है। अब एक टॉपिक आ जाता है वाणिज्य व्यापार। ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं है? यस या नो करके बताइए। ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है या नहीं है? तो वाणिज्य और व्यापार, कॉमर्स एंड ट्रेड, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। अगर कहीं पर व्यापार या ट्रेड की बात आ जाए, बिजनेस कह लो, व्यापार या ट्रेड, तो इसका सामान्य अर्थ होता है चीज को खरीदना और बेचना, क्रय एवं विक्रय। चीज को खरीदना और चीज को बेचना, जिसको क्रय और विक्रय कहते हैं। जैसे आप दुकान पर गए और दुकान पर आपने मान लेता हूं पेन खरीदा, दुकानदार ने आपको पेन बेचा, आपने पेन को खरीदा। इस गतिविधि को क्या कहा जाता है बताइए? किसी ग्राहक के द्वारा किसी सामान को खरीदना, किसी दुकानदार के द्वारा किसी सामान को बेचना, जो साथी ट्रांजैक्शन हो रही है ये, इस गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इस गतिविधि को व्यापार कहा जाता है, इस गतिविधि को ही ट्रेड कहा जाता है। तो ट्रेड में एक व्यक्ति या संस्था से दूसरा व्यक्ति या संस्था सामान के स्वामित्व का अंतरण होता है। अभी मैं मालिक था दुकानदार, आपने मुझे पेन का पेमेंट किया 10 रुपए, मैंने वो पेन आपको दे दिया, अब इस सामान के मालिक आप हो गए। तो जो स्वामित्व है सामान का, आपके पेमेंट करने से उस सामान का स्वामित्व मुझसे किसको चला गया? आपको चला गया। तो सामान ने जो क्रय विक्रय होता है इसी को व्यापार कहा जाता है। जबकि वाणिज्य व्यापार से बहुत बड़ा है। वाणिज्य, वाणिज्य में क्या आता है? माल के वितरण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? माल के वितरण। कि आपने किसी चीज को उत्पादन कर लिया, आपने किसी चीज का प्रोडक्शन कर लिया,
मान लो आपने पेन बना लिए, अब उस पेन को अपनी फैक्ट्री से आप ग्राहक तक किस प्रकार पहुंचा रहे हो। अपनी फैक्ट्री से जो आपने पेन बनाया है, आपका उत्पाद क्या है, पेन, और उसे ग्राहक या उपभोक्ता तक आप किस प्रकार पहुंचा रहे हो। इसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है, ऐसे तो है नहीं कि भी ग्राहक के पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास तो हजारों ऑप्शन है पेन के। तो इसमें आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो, आपने जो सामान को माल को दुकानों तक जो पहुंचाया, इसका जो परिवहन किया अपनी कॉस्ट आदि बचाते हुए, इसको कहीं पर भंडारण किया होगा जहां से आप दुकानदारों को सप्लाई कर सके, दुनिया इसके बारे में जाने। आपने इसकी मार्केटिंग की होगी, आपने इसकी मार्केटिंग, सामान चोरी ना हो जाए, इसमें आग ना लग जाए, आपने इसका बीमा भी कराया होगा। तो माल के वितरण से संबंधित व्यापार की जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं, किसी चीज के खरीदने बेचने में उसकी जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं, उसकी जितनी भी आसपास की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको ही याद रखेगा, वाणिज्य कहा जाता है, जिसमें माल का वितरण, परिवहन, भंडारण, मार्केटिंग, बीमा। अब आप मार्केटिंग करोगे आपके पेन की तरफ, आप मान लो शाहरुख खान को या सनी देओल को पेन का वो बनाओगे ब्रांड एम्बेसडर अपना, तो सब लोग सोचेंगे पेन बहुत अच्छा है, आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे, बीमा कराओगे अपने प्रोडक्ट का। तो इसकी ये जितनी एक्टिविटी होती है, जो उत्पादन और ग्राहक के बीच में एक प्रकार का पुल बनाने का काम करते, इसको जोड़ने का, इसको वाणिज्य कहा जाता है। तो वाणिज्य व्यापार से बहुत बड़ा है। व्यापार में केवल क्रय विक्रय, वो भी दो प्रकार का, अंदरूनी और बाहरी। अंदरूनी में होलसेल और रिटेल, अंदरूनी में होलसेल और रिटेल। जैसे रिटेल व्यापार जो होता है जिसको खुदरा व्यापार कह देते हैं, और होलसेल मतलब थोक व्यापार, खुदरा और थोक। तो आपने सामान पर एक एमआरपी शब्द देखा होगा, जब आप कोई सामान लेने जाते हैं, कोई चीज को खरीदने बेचने जाते हैं, उस पर एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी का क्या अर्थ होता है, जबकि कॉमर्स का अर्थ होता है साथ ही जो सहायक एक्टिविटी होती है, जिसमें परिवहन आ जाता है, भंडारण आ जाता है, आप लोन आदि लेते हैं, बैंक आ जाता है, बैंकिंग, बीमा, मार्केटिंग, और याद रखिएगा संचार। ये सब किसकी एक्टिविटी है, ये सारी की सारी वाणिज्य के अंतर्गत एक्टिविटी है। एमआरपी का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, कि भाई किसी वस्तु का जो खुदरा मूल्य है वो इससे ज्यादा नहीं होगा, इसमें सारे के सारे टैक्स शामिल है, किसी वस्तु को इससे ज्यादा दाम पर नहीं बेचा जाएगा, किसी भी वस्तु को, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब कॉमर्स कई प्रकार का होता है, जैसे बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स होता है। एक कॉमर्स कैसा होता है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स का एक एग्जाम्पल बताइए सबके सब, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स का एक एग्जाम्पल बताइए। जैसे मान लेता हूं, बिजनेस टू बिजनेस मतलब है कोई किताब छापने वाली कंपनी है। क्या है, किताब छापने वाली कंपनी, प्रकाशक जिसको कहते हैं, बुक पब्लिशर। उसने कागज बनाने वाली कंपनी से किताब छापने का कागज खरीदा। उसने कागज बनाने वाली कंपनी से क्या किया, किताब छापने वाला कागज। तो यहां ग्राहक तो नहीं है ना भाई, जो कागज बेचने वाला वो भी व्यापारी है, जो किताब छापने वाला है प्रिंटर वो भी व्यापारी है। तो यहां जो साथी व्यापार हुआ, यहां जो वाणिज्य हुआ, ये बिजनेस टू बिजनेस हुआ। किसके बीच में हुआ, बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, अर्थात व्यापारी से उपभोक्ता को, जैसे पेन को अपने दुकान से खरीदा। एक तीसरा होता है कस्टमर टू कस्टमर, ग्राहक से ग्राहक, उपभोक्ता से उपभोक्ता। इस प्रकार का, जैसे आपने ओएलएक्स देखी होगी, ओएलएक्स का नाम सुना है। ओएलएक्स किस प्रकार का कॉमर्स है, तो कहोगे सर ओएलएक्स कस्टमर टू कस्टमर है। फॉर एग्जांपल, वहां पर मान लेता हूं आपके पास कोई पुरानी चीज है, आपके पास एक फ्रिज है पुराना, आप उस पुराने फ्रिज को बेचना चाहते हैं, आपने उसकी फोटो डालकर और आप कितना उसका प्राइस चाहते हैं अपने कॉन्टेक्ट के साथ आपने ओएलएक्स पे डाल दिया।
तो आप कोई व्यापारी तो है नहीं भाई कि आपका वो काम धंधा है, आप तो एक आम आदमी है। अब आपका उसका यूज नहीं रहा है, अब नया सोफा लेना चाहते हैं, या हो सकता है आप शिफ्ट कर रहे हैं कहीं से कहीं, तो आप अपने सामान को दूसरे किसी कस्टमर को बेचना चाहते हैं। तो ये कैसा हो जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता। तो क्वेश्चन पूछेगा 100% कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स का एग्जाम्पल है या उपभोक्ता से उपभोक्ता वाणिज्य का एग्जाम्पल है। तो आप क्या उत्तर दोगे, आप क्या उत्तर दोगे? सारे के सारे साथी अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाना, ये सारी क्लासेस उसी की हैं। एक कंटेंट बताने की बात कर रहा हूं आपसे। तो कहोगे सर ये जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है OLX। कौन सा भैया? OLX। फिर आ जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस, ये एक नया चल रहा है। ये क्या चल रहा है? नया कंज्यूमर टू बिजनेस। ये वाणिज्य का नया स्वरूप सामने आया है, वाणिज्य का नया स्वरूप कंज्यूमर टू बिजनेस। इसका एग्जांपल देख लीजिए। अरे आनंद तो आ रहा है ना, सीख तो रहे हो ना, यस या नो करके कुछ तो बता दो। एक तो कुछ तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। कोई कह रहा सीतापुर से कौन है, तू होमगार्ड बनेगा, तुझे पोस्ट मास्टर बनना है, तुझे बनना क्या है? एक ये तनुजे लड़कियों से इंस्टा आईडी मांग रहा है। बड़ा सुअर इंसान है भाई तू। तू यहां पढ़ने आया है या तू रॉ का एजेंट है कि इंस्टा आईडी खोज रहा है? अभी तुझसे इंस्टाग्राम का संस्थापक पूछ लूंगा तो तेरा मुंह ऐसा बन जाएगा जैसे सुअर का मुंह होता है। आपने इन्फ्लुएंसर देखे? इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर है कोई व्यक्ति, कोई व्लॉगर है, सामान का प्रचार करते हैं। भाई वो भी कंज्यूमर है, वो ऐसे तो नहीं कि सामान बना के बेच रहे, लेकिन वो किसी कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए वो जो बिजनेस है उससे पैसे लेते हैं ना, उस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। तो इस प्रकार से जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, आजकल याद रखिएगा ये कंज्यूमर टू बिजनेस एक नया चला है, जिसमें ब्लॉगिंग आ जाती है, यूट्यूब है, जो रिव्यू करते हैं लोग वो सब आ जाता है, फोटोग्राफी आ जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है। इसमें याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, इसे कंज्यूमर टू बिजनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंज्यूमर टू बिजनेस कहा जाता है। ये क्या जाता है? कंज्यूमर टू बिजनेस। फिर आ जाता है बिजनेस टू प्रशासन, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी है। इसमें क्या है कि जो सरकार खरीदती है सामान, भाई सामान तो सरकार भी खरीदती है, तो उस जो बिजनेस सरकार को बेचते हैं, जो टेंडर इत्यादि होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें याद रखिएगा बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक आ जाता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे वंदे भारत ट्रेन चली या सरकार की कोई योजना आई, तो सरकार जो इन्फ्लुएंसर इत्यादि को हायर कर लेती है कि वो सरकार की बड़ाई करें, सरकार की योजना की अच्छी अच्छी बात बताएं। तो इसे कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इस कॉमर्स को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। फिर आ जाता है ई कॉमर्स। क्या है ई कॉमर्स? पहले जो व्यापार होता था वो भौतिक होता था, किसी बाजार में जाकर किसी दुकान से आमने सामने से। आज वही काम आप ऑनलाइन या डिजिटल अपने घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन अथवा डिजिटल माध्यम से अपने घर पर बैठे बैठे भी आप वो सारा व्यापार कर सकते हैं, सारा वाणिज्य कर सकते हैं। तो कंपनी और व्यक्ति जो इंटरनेट के द्वारा सामान और सेवाएं खरीदते बेचते हैं, इसी को ई कॉमर्स कहते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब इंटरनेट के माध्यम से वाणिज्य। एक साथी एम कॉमर्स शब्द भी होता है, जिसमें किसी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसमें किसी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वाणिज्य किया जाता है। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स। अब अगर भारत में व्यापार वाणिज्य की बात करेंगे, तो जो संघ सूची के अंतर्गत आता है विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, जैसे आयात निर्यात, ये कौन सी सूची का विषय है? विदेशी देशों के साथ आयात और निर्यात, ये कौन सी सूची का विषय?
तो याद रखिएगा यह संघ सूची का विषय है। अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार वाणिज्य है, यह भी याद रखना संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। वहीं जो राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य है वो किस सूची का विषय है? वो राज्य सूची का विषय है। जो राज्य के भीतर, अगर किसी राज्य के अंदर व्यापार वाणिज्य की बात करें, किसी राज्य के अंदर व्यापार और वाणिज्य की बात करें केवल राज्य की सीमाओं में, तो ये कौन सी सूची का विषय? राज्य सूची का। लेकिन अगर दो राज्यों की बात करें, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो यहां पर ये कौन सी सूची का विषय है? ये संघ सूची का विषय हो जाता है। कौन सी सूची का? संघ सूची का। इसी प्रकार याद रखेगा खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास और कच्चे जूट से आदि संबंधित जो वाणिज्य व्यापार होता है यह संवर्ती सूची का विषय है। तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 लिस्ट होती है, कितनी लिस्ट? 3 लिस्ट, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो संघ सूची में अंतरराज्यीय व्यापार और विदेशी व्यापार, राज्य सूची में राज्य के अंदर व्यापार, और तीसरी होती है संवर्ती सूची, खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास और कच्चा जूट। ये संवर्ती सूची के विषय हैं। किसके? संवर्ती सूची के। अब आ जाता है भारत की विदेश व्यापार नीति। भारत की विदेश व्यापार नीति, जो भारत की रिसेंट या अभी की जो विदेश व्यापार नीति है जो वर्तमान में लागू है, ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है। इसको कहते हैं विदेश व्यापार नीति 2023। इसको क्या कहा जाता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। याद रखिएगा एक व्यापार नीति जो होती है वो 5 साल चलती है। एक ट्रेड पॉलिसी कितने साल चलती है? तो कहोगे सर एक ट्रेड पॉलिसी जो होती है वो 5 वर्ष चलती है। एक व्यापार नीति कितने साल चलती है? एक व्यापार नीति 5 साल चलती है। तो विदेश व्यापार नीति 2023 कब से शुरू हुई? 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 2030 तक जो एक्सपोर्ट है, दूसरे देशों को निर्यात है, भारत का सामान दूसरे देशों को, $2 ट्रिलियन इसका लक्ष्य रखा गया है। कितना? $2 ट्रिलियन ये निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। विदेश व्यापार नीति 2030 में कितने ट्रिलियन डॉलर हो गए सर? $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन। फिर आ जाता है इसमें 39 नए एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, मतलब 39 तो पहले थे, 4 और नए विशिष्ट निर्यात टाउन, विशिष्ट निर्यात टाउन, इनकी स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 3 उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी। मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी। और कुरियर के माध्यम से जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की सीमाएं उसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो आपसे पूछेगा कि भारत की जो विदेश व्यापार नीति है, भारत की विदेश व्यापार नीति 2023, भारत की विदेश व्यापार नीति 2023, इसमें 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2030 तक एक्सपोर्ट का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2030 तक एक्सपोर्ट का लक्ष्य है। फिर आपसे पूछा गया है कुरियर के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स की सीमा, कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ई कॉमर्स के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? और वाणिज्य और व्यापार से संबंधित भारत का वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय होता है। भारत का वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यह मंत्रालय भारत का किसका काम होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल जिसके मंत्री है। तो 2030 तक एक्सपोर्ट का लक्ष्य है,
ये 2 ट्रिलियन डॉलर है। ये कितना ट्रिलियन डॉलर है? हो गए सर 2 ट्रिलियन डॉलर है। और ई कॉमर्स 5 लाख से बढ़ाकर कुरियर के माध्यम से ये सीमा 10 लाख कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 10 लाख। इसके बाद में 2025-26 में हमारा किस देश के साथ व्यापार सबसे ज्यादा था, व्यापार घाटा किसके सबसे ज्यादा है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे जो व्यापार समझौते हुए वो सारे के सारे, और फिर भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये कुछ संस्थाएं होती हैं, इन संस्थाओं के बारे में एमपीडा हो गई, एपीडा हो गई, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, रबर बोर्ड, टोबैको बोर्ड, तंबाकू, या आपका मसाला बोर्ड हो गया, भारत विदेश व्यापार संस्थान हो गया, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, ये सारी की सारी चीजें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से उस टॉपिक में कोई गड़बड़ ना हो। तो अब समझिएगा सबके सब, ये साथी होमगार्ड के जो विशेष टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 40 से 50% जो पेपर है आपका वो यहीं से आएगा। इससे आप सभी साथी ये हमारी जो क्लास है ये याद रखिएगा, जो हमने एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये अपना अंतिम प्रयास बैच निकाला है, ये अंतिम प्रयास बैच की क्लासेस है जो और सीक्वेंस और क्रम, ये तो मैंने आपको कंटेंट केवल यहीं के लिए दिखाया। बहुत बढ़िया से बना हुआ कंटेंट है, बहुत अच्छे से एक एक चीज को फ्लो चार्ट नया फिर से तुम्हारे लिए बनाया, उसको अपडेट किया है, उसमें नई चीजों को जोड़ा है, नए आंकड़ों को जोड़ा है। और अगर एक बार आप थ्योरी करते हैं, हम लोग क्या किया करेंगे, 30-35-40 मिनट थ्योरी किया करेंगे स्पेशल जीके के टॉपिक की परसों सोमवार 1 तारीख से अंतिम प्रयास में, और फिर कम से कम 10 क्वेश्चन, जिससे कि आप वहीं पर उस टॉपिक को अच्छे से याद करके चले जाएं। स्लो स्लो चलेंगे, चाहे एक टॉपिक एक हफ्ते में कंप्लीट हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 10 टफ टॉपिक है, पर करेंगे ऐसा कि सब कुछ याद हो। तो आप ही आपका साथी अभी कोई अंतिम प्रयास से नहीं जुड़ा है तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि कल हो सकता है पेमेंट की दिक्कत आए, पेमेंट फेल होने की, क्योंकि कल बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे। सब लोग सोच के बैठे 30 नवंबर, ये नहीं सोच रहे कि उस पर स्टडी मटेरियल। मोहम्मद रईस, दिक्कत क्या है ना बच्चा, ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हैं क्या? इससे पहले किसी एग्जाम के लिए सोशल मीडिया पढ़ा था क्या? इससे पहले वाणिज्य व्यापार पढ़ा था क्या? इससे पहले उत्तर प्रदेश में राजस्व टॉपिक पढ़ा था? जब कोई चीज तुमने पहले पढ़ी नहीं है ना, तो वो जब पहली बार पढ़ते हो तो अटपटा लगता है। पर मैं इसको बहुत आसान कर दूंगा, बहुत ईजी। तो आप अपने साथियों तक भी जरूर ये सूचना दे देना, तुम ही बच्चा मेरे साथी हो, तुम ही इस बात को पहुंचा देना कि अंतिम प्रयास की क्लासेस शुरू हो रही है। सबके सब तुरंत एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर मात्र 99 रुपए में यूपी होमगार्ड के अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाइए। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।